जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उस चुनाव के 2 मई को रिजल्ट भी आ गए हैं। क्या वो रिजल्ट उम्मीद की तरह थे जैसी उम्मीद की जा रही थी या जैसा माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया था समाज में, उसी प्रकार के वो रिजल्ट आए हैं या उससे अलग कुछ रिजल्ट है? इस पर बात करेंगे और ये जो रिजल्ट अभी आए हैं, खासकर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की या केरला की, तो ये रिजल्ट क्या मायने रखते हैं बहुजन समाज के लिहाज से खासकर? ये इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक मान्यवर कुमार काले सर भी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। सबसे पहले मैं मेश्राम साहब से जानना चाहूंगा कि 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, रिजल्ट भी घोषित हुए हैं, क्या वो रिजल्ट उम्मीद की तरह थे? उस या जिस प्रकार का माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया उसी प्रकार के वो रिजल्ट आए या उससे कुछ विपरीत रिजल्ट आए? कैसे देखते हैं आप इन इन पांचों राज्यों के रिजल्ट? पांचों राज्यों के रिजल्ट के संबंध में जी। केवल 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो पांचों के राज्यों के चुनाव में सबसे अहम चुनाव बंगाल का था। जी। कम से कम देखने के लिए तो ये दिखाई दे रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव है, मगर चर्चा सारे देश भर में बंगाल के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई को देखने को मिला। जी। इसलिए 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम चुनाव बंगाल के चुनाव थे और बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी की बुरी तरह से पराजय हुआ, ऐसे कहा जा सकता है। जी। क्योंकि ऐसा लगता है कि कई हजार करोड़ रुपया बंगाल के चुनाव पर बीजेपी ने खर्चा किया। जी। ऐसे जानकारी मिली कि सारे के सारे लगभग 64 केंद्रीय मंत्री प्रचार में लगाए गए थे। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही वहां पर प्रचार कर रहा था। हाँ, 9 राज्यों के चीफ मिनिस्टर वहां प्रचार में गए थे। जी। 661 एमएलए और एमपी वहां प्रचार के लिए गए थे। वहां के 3 स्टार और 5 स्टार जितने होटल थे सारे बीजेपी के द्वारा बुक किए गए थे। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो अगर इतना सारा खर्चा और इतना सारा फोकस और सारा मीडिया का फोकस नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का इस चुनाव में दिखाई दे रहा था, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यह पराजय है, नरेंद्र मोदी का पराजय है। अगर मान लो कि चारों राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाती और अकेले बंगाल में चुनाव जीतती तो ये सारे देश भर में डंका बजाते थे हमारी जीत हो गई। इसीलिए जब हार हो गई और वो भी बुरी तरह से हार हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए। दूसरी बात ये कही जा सकती है कि आसाम में 126 सीटें थी, तो कम से कम 64 सीटों की जरूरत थी बीजेपी को, तो बीजेपी को 59 सीटें मिली। जी। इसका मतलब वहां भी उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, वहां भी गठबंधन को लेकर ही वो सरकार बनाएंगे, ये दिखाई देता है। जी। तीसरी बात, पांडेचेरी में कांग्रेस से बाहर निकलकर
जो वहां बाहर निकला हुआ आदमी था उसको लेकर वहां सरकार बीजेपी को बनाना पड़ रहा है। तो वहां भी बीजेपी की जीत हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे मीडिया वाले प्रचार कर रहे थे कि वहां बीजेपी की या एनडीए की सरकार बन रही है, ये बात भी सही नहीं। तमिलनाडु में 4 सीटें बीजेपी को मिली, ये 25 में से, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जा सकती जी। रहा केरला का जो चुनाव है वहां दोबारा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनाव जीतना दोबारा, आमतौर पर केरला में हर बार चुनाव में बदलाव होता है जी। मगर इस बार नहीं हुआ। उसकी 2 बड़ी वजह बताई जा सकती है। जी। एक तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो वहां पर गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को विरोध कर रहा था, तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है सारे देश भर में। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष नहीं है, और राहुल गांधी जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, वो वहां प्रचार करने के लिए गए तो उनकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट है। तो इसीलिए वहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को दोबारा चुनाव जीतने का मौका मिला नेतृत्व के अभाव में, ये कहा जा सकता है। जी। इस मुद्दों पर ये बात कही जा सकती है। विश्राम साहब, जैसे आसाम के बारे में आपने कहा कि बीजेपी को 57 सीटें वहां पर मिली, एक क्लियर मेजॉरिटी से वो अपनी सरकार बना नहीं पाई, मगर एनआरसी जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिस मुद्दे से पूरा आसाम जल उठा था, लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग एनआरसी के लिस्ट से बाहर किए गए थे और देश भर में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन एनआरसी को लेकर आसाम से ही शुरू हुए थे और देश में यह फैला। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा उसके लिए भारत बंद भी किया गया था। तो इतना सेंसिटिव मुद्दा जो था, जो बीजेपी के विरोध में वहां पर था, और उसके बावजूद भी बीजेपी 57 सीटें वहां पर जीतने में सफल रही। हम ये कह सकते कि अभी अलायंस लोगों के साथ मिलकर दोबारा आसाम में अपनी सरकार बनाने में वो सफल हो रही है। तो क्या एनआरसी और जैसे आपने कहा कि बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी के विरोध में थे, उसके बावजूद भी आसाम में कैसे बीजेपी दोबारा सत्ता में रही? हो सकता है कि वहां ईवीएम का कोई खेल किया गया हो, मगर मेरा दूसरा एक मानना है कि वहां मौलाना अजमल वाला जो फैक्टर है, जी। उस फैक्टर को कांग्रेस ने 126 में से 16 सीटें दी जी। और 16 की 16 सीटें अजमल के पार्टी ने जीती। जी। मगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सीटों में हारने में हारी। जी। तो हो सकता है अजमल को सीटें कम देने का, अगर वहां अजमल को ज्यादा सीटें दी गई होती जी। तो हो सकता है परिस्थिति में कुछ बदलाव आता। मगर वहां अजमल के पार्टी को केवल 16 सीट देना और वो 16 के 16 सीटें जीती जी। और 110 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। जी। शायद हो सकता है कुछ सीटें उन्होंने और पार्टियों को छोड़ी हो, छोटी पार्टियों को। जी। मगर ज्यादा क्रेडिबल पार्टी जो थी वो अजमल की पार्टी थी, उसको उन्होंने कम सीटें दी। अगर उसको ज्यादा सीटें दी गई होती तो संभवतः वो ज्यादा सीटें जीतते, और ज्यादा सीटें जीतते तो शायद उनकी सरकार बनती। ऐसा कहा जा सकता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको 16 सीटें दी और वो 100% चुनाव जीता उन्होंने।
जी। तो इसका मतलब है कांग्रेस के मुकाबले में अजमल के पार्टी की क्रेडिबिलिटी आसाम में ज्यादा है। ज्यादा जी सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर एनआरसी जैसे सेंसिटिव मुद्दा होने के बावजूद भी अगर बीजेपी आसाम में चुनाव जीतती है, तो कल बीजेपी ये कहने के लिए भारत के बाकी राज्यों में या देश को ये बताने में सफल भी हो सकती कि एनआरसी का जो मुद्दा है वो तो आसाम ने भी अभी कबूल कर लिया है, और अब हम तो देश भर में इस एनआरसी को लागू करने के लिए, क्योंकि आसाम में कोई उसका खास परिणाम चुनावी नतीजे पर नहीं हुआ उनकी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो दूसरी पार्टियां है वहां पर, और वहां का जो इलेक्टोरेट जो नॉन मुस्लिम है, जिनको उन्होंने मुस्लिम विरोधी मानसिकता का बनाया है और उनके उधर डर पैदा किया हुआ है पहले से, उस डर की वजह से उन्होंने उनको वोट दिया हो, और ईवीएम का भी फैक्टर वहां काम में लाया गया हो। जी। क्योंकि ईवीएम का फैक्टर तो है, हर जगह है, इवन बंगाल में जी भी है, ऐसा मेरा मानना है। जी। मतलब वो वहां बीजेपी चुनाव हारने के बावजूद भी वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ज्यादातर सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। तो 36 सीटें निश्चित सर, रूप से ईवीएम का मामला है। 32 जी सीटें बीजेपी जो है रिजर्व सीटों में जीतने में सफल रही बंगाल 32 में। नहीं, हाँ, 34 सीटें। 34। हाँ, सर। टाइम्स ऑफ इंडिया का हम्म। मतलब आंकड़ा है। जी सर, हमारे पास 32 की जानकारी थी। मैं हाँ, इसके साथ एक सर ये बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे आसाम में एनआरसी की लिस्ट में तो मुसलमानों से 3 टाइम्स ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग थे जो लिस्ट से बाहर थे, और सबसे ज्यादा विक्टिम भी वो लोग रहे थे, और ये लोकलाइट जानकारी है। उसके बावजूद भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला होगा, ये बात थोड़ा सा सर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर आपकी बात मान लिया जाए जी तो उसके दो अर्थ है। क्या कोई ऐसी पार्टी वहां पर थी जो एससी एसटी ओबीसी को 3 गुना ज्यादा वोटर लिस्ट से उनको हटा, मतलब नागरिकता के अधिकार से हटाया गया, इसको इश्यू बनाया हो? ऐसी कोई पार्टी है वहां जो इसकी जानकारी वो लोगों को, इलेक्टोरेट को देती? मेरी जी जानकारी में ऐसे कोई पार्टी नहीं है। जी कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर एक ही जैसा उनका विचार है। वो केवल फायदा उठाने के लिए विरोधी बोलते रहते हैं, मगर अमल करने का समय आता है तो कांग्रेस ने ही वहां ये कैंप शुरू किया था। जी। दो 6 डिटेंशन जून कैंप 2006 को। जी सर। हाँ तो ये जानकारी, एक तो ये है कि कांग्रेस ने इस बात को कोई इश्यू तो बनाया नहीं। जी कांग्रेस ने पर्टिकुलरली एससी एसटी ओबीसी को 3 गुना मुसलमानों से ज्यादा नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, ऐसा कोई खबर भी नहीं है। ऐसा हाँ कोई सर, इशू कांग्रेस ने बनाया, ये भी जानकारी नहीं है। वो तो मंदिरों में जाकर वहां सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर बीजेपी के जैसे ही फॉलो करने का काम करती रही थी। हाँ, दूसरा कुमार, हाँ सर। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन भी अभी आसाम में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। जी जी अभी आने वाले 5 साल में हम लोग वहां पर 4-5 होल टाइमर वहां रखेंगे, 5 होल टाइमर वहां रखेंगे, जी और सर। 5 साल तक कॉन्सेंट्रेटेड काम करेंगे, और वहां परिवर्तन यात्रा भी 126 विधानसभा में लेकर जाएंगे। हर साल एक परिवर्तन यात्रा निकालेंगे 5 साल तक, मासेस में जी उसको लेकर जाएंगे। जी वो परिस्थितियों में बदलाव करने की हम लोग कोशिश करेंगे, तब जी जाकर सर। के ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। जी जी बिल्कुल। जहां तक सर मेरा तमिलनाडु मानना है। की बात है, जी तमिलनाडु की जहां तक बात है, 10 साल के बाद डीएमके सत्ता में वापस आई है। डीएमके ने स्पष्ट रूप से भूमिका ली थी। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, या नीट नीट की परीक्षा में नेशनल कोटे में ओबीसी आरक्षण की, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि 10 साल के बाद डीएमके जो सत्ता में वापस आई है, वो द्रविड़ आंदोलन
वापस आया है। हाँ, यदि वो फर्म फुटिंग पर ऐसा स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि पहले करुणानिधि के समय में ऐसा वो करते नहीं थे। पहली बार उन्होंने इन मुद्दों पर बहुत ज्यादा क्लियर स्टैंड लिया। नेशनल इशू पर भी उन्होंने काफी सारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया सर। स्टैंड लिया तो हो सकता है कि पेरियार के मूवमेंट का आधार जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। दूसरा, हमारी गतिविधियां भी तमिलनाडु में हमने बढ़ाई है। हमने भी डीएमके का समर्थन किया था चुनाव में, क्योंकि हमारा तो कुछ बहुत ज्यादा था नहीं जी। तो इसलिए इसके बावजूद भी डीएमके को 134 सीटें मिली जी, ज्यादा सीटें नहीं मिली जी। जबकि आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो रिकॉर्ड शायद 200 के ऊपर का है। हाँ, उनकी ट्रेडिशन भी रही है कि एक अपोजिशन पार्टी पूरी तरह से स्वीप हो जाती थी। हाँ, मगर अब की बार एआईडीएमके के पास नेतृत्व ना होने के बावजूद भी अपोजिशन पार्टी मजबूती से उभरी है। जी सर। जी। ये एक नया ट्रेंड तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है और एआईडीएमके खत्म हो जाएगी ये जो कहा जा रहा था और उसका फायदा फिर बाद में बीजेपी उठाएगी, ये बात सही नहीं है, ऐसा लग रहा है। चुनाव से पहले सर शशिकला को बेल दिया गया था और उसको बराबर चुनाव से पहले तमिलनाडु वापस भेजा भी गया था, मगर उसका कोई असर एआईडीएमके को दिखाई नहीं दिया। उसने किसी का भी साथ देने के मना कर दिया। उसने बाद में तटस्थता का धोरण किया। जी जी, तटस्थता की पॉलिसी रखा, इस वजह से उस फैक्टर ने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। सर केरला या तमिलनाडु ऐसे दो स्टेट है जहां पर बीजेपी काफी समय से अपनी राजनीति अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, मगर लगातार इतना सारा समय होने के बावजूद भी केरला और तमिलनाडु में बीजेपी अपना बेस नहीं बना पाई। आरएसएस का तो सबसे ज्यादा मैन पावर केरला में लगाया जाता है, सबसे ज्यादा शाखाएं उनकी केरला में चलती है। तमिलनाडु में भी उन्होंने रजनीकांत हो या अलग अलग तरीके से वहां पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर जाने की बात भी की, मगर उसके बावजूद भी ये दो स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर ये कम्युनल आइडियोलॉजी फेल हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वहां रीजनल पार्टियों का बहुत ज्यादा मजबूत आधार है और वो इस्टेब्लिश पार्टियां है। तीसरा, वो लोग जनता के हित में, तमिलनाडु डेवलप्ड स्टेट है जी, जी। अगर आप इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए तो तमिलनाडु इंडस्ट्रियली डेवलप स्टेट है। महाराष्ट्र के बाद शायद इंडस्ट्रियली डेवलप स्टेट के बारे में तमिलनाडु को ही कहा जा सकता है जी। इसका मतलब ये है कि वो रीजनल पार्टियां है, मगर उन्होंने अपने स्टेट को अच्छा डेवलप करने का अच्छा काम किया है, तो दोनों पार्टियों का क्रेडिबल स्टैंडिंग है। कास्ट एट्रोसिटी और वो बेस तो है ही, वाला बेस तो है ही है। मगर सर कास्ट एट्रोसिटी के मामले में केरला हो या तमिलनाडु हो, इनके काफी सारे एट्रोसिटीज के मामले जो है ये लगातार चर्चा में रहते हैं और सबसे ज्यादा सीवियर एट्रोसिटी भी इन स्टेट में रही हुई है। वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कोई सामाजिक और राजनीतिक संगठन नहीं है। अभी केवल हमारे आने के बाद वहां पर ये गतिविधियां आगे डेवलप होगी, उसके बाद इसमें फर्क पड़ सकता है। जी सर, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी की जीत हुई है या टीएमसी की जो जीत हुई है, इसके क्या मायने हैं? क्या वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति सफल हो गई ऐसा माना जाए, या फिर जिस प्रकार से आपने कहा कि बीजेपी का वोट परसेंटेज लोकसभा के तुलना में उनको 40% वोट पड़ा था, अभी 37% है जी, यानी वोट परसेंट भी घट गया है, 3% के करीब कम हो गया। हाँ, मगर बीजेपी ने अपना बंगाल के अंदर डेंट बनाने में, रूरल बंगाल में और एससी एसटी के अंदर डेंट बनाने में कामयाबी हासिल की, ऐसा कहा जा सकता है। तो क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों का ब्राह्मणीकरण करने में वो सफल हो गया, ऐसा कहा जा सकता है?
एक तो ये कहा जा सकता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक दूसरी बात, चूंकि ये नेतृत्व विहीन लोग हैं, SC ST के लोग बंगाल में, तो उनके एरिया में ईवीएम का खेल खेला गया हो, क्योंकि वो नेतृत्व विहीन है वहां पर। सर जैसे जो चुनावों के नतीजे हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी जो चुनाव हुए उसमें भी एक कॉमन बात सामने आती कि रीजनल पार्टियां बीजेपी को रोकने में सफल हो रही है, मगर कांग्रेस बीजेपी को रोकने में फेल हो रही है। यहां जहां कांग्रेस विरोधी पक्ष है वही बीजेपी सफल हो रही है। तो क्या रीजनल पार्टियां की आइडियोलॉजी या उनका नेतृत्व कंपैरेटिवली कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, या कोई कौन सा ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से रीजनल पार्टियां बीजेपी को रोकने में सफल हो रही है? रीजनल पार्टियां रीजनल आकांक्षाओं की पूर्ति ज्यादा बड़े पैमाने पर करती है। एक सोशियो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट रीजनल पार्टियां पूरी करती है ज्यादा। 3, रीजनल पार्टियों का जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व ज्यादा गहराई से अपने लोगों के साथ जुड़ा होता है। राष्ट्रीय पार्टियां जो बीजेपी है या कांग्रेस है, ये नॉर्थ बेस्ड पार्टियां है, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे बीजेपी की हो जी। नॉर्थ में जब बीजेपी मजबूत हुई तभी कांग्रेस कमजोर हुई सर। तो इसका मतलब ये नॉर्थ बेस्ड पार्टी है। मगर बिहार में भी तो सर ये मामला सामने आया ना सर। बिहार में जैसे बिहार में आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो, या उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि एसपी बीएसपी हो, इन्होंने कांग्रेस को या बीजेपी को एक हद तक काफी समय तक रोक के रखा था, और रीजनल लेवल पर उनकी अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी, अपना खुद का एक बेस बनाकर वो कांग्रेस को रोकने में, बीजेपी को रोकने में सफल हुए थे। तो उसके कारण है कि कांग्रेस के पास जो क्रेडिबिलिटी है और नेतृत्व है उसका अभाव है स्टेट लेवल पर। जैसे बिहार में उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। इवन चुनाव के दौरान उन्होंने आरजेडी से 70 सीटें मांगी, कैंडिडेट खड़े रखने के लिए उनके पास आदमी नहीं थे जी। उन्होंने अपने कोटों की सीटें कुछ राष्ट्रवादी को दी, कुछ शिवसेना को दी, उनके पास आदमी तो खड़े रखने के लिए नहीं थे। बिहार में अनुभव रहा सर। हाँ, बिहार में अनुभव रहा कांग्रेस का। हाँ, दूसरा उनके पास लीडरशिप है रीजनल लेवल की, और वो रीजनल एस्पायरेशंस जो है फुलफिल करती है, जो नेशनल पार्टियां फुलफिल नहीं करती जी। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है बिहार में। अगर मान लो नीतीश कुमार अगर मान लो लालू गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो बीजेपी की सरकार नहीं आती वहां। जी। यहां अभी भी जैसे एसपी और बीएसपी का गठबंधन अभी नहीं है जी, तो अकेले एसपी और अकेले बीएसपी ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। जी। मौजूदा परिस्थिति में तो संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति पंचायत राज चुनाव में भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। जी सर। एक फैक्टर ये भी कहा जा सकता है कि बंगाल के चुनाव में या सारे देश के चुनाव में कम अधिक प्रमाण में किसानों का मुद्दा भी प्रभावी रहा हो, इसका अंडरकरंट रहा हो। जी। पिछले बार के मुकाबले में आसाम में बीजेपी को कम सीटें मिली। जी। और संभवतः वोटा परसेंटेज भी घट गया होगा। जी सर। मुझे अभी वोटा परसेंटेज के बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, अभी ले लेंगे। जी। बंगाल में भी किसानों का मुद्दा अंडरकरंट में काम रहा होगा 200%, ऐसा मेरा मानना है। जी। अभी ममता बनर्जी की जिस प्रकार से हार हुई है नंदीग्राम की सीट पर, और उन्होंने आरोप का एक मैसेज दिखाया कि रिकाउंटिंग अगर वो करते हैं तो उनकी जान को खतरा है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? रिकाउंटिंग की मांग करना दूसरे नंबर के कैंडिडेट का एक अधिकार है या चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार है? ये बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
ये कहावत है हिंदी में, खीसियानी जी। बिल्ली खंबे को नोचती है, उसको कुछ मिलता जी। नहीं तो। जी। तो उन्होंने ये कोशिश की कि सारे जगह ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है तो नंदीग्राम में इसको हरवा देते हैं। अगर हरवा जी। देते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सुकून मिलेगा। जी। तो ये खंबा नोचने का कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। दूसरा, वहां चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया गया जी। और वहां सेंट्रल फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा है। जी। ममता बनर्जी लगातार इस बात का आरोप भी लगाती रही आरोप कि लगा रहे सेंट्रल थे। फोर्सेस हो या ऐसा इलेक्शन ऐसा लग रहा कमीशन। है। जी। अभी पहले हम सुन रहे थे कि वो 7-8 तारीख के बाद शपथ लेगी, मगर ममता बनर्जी सर आपकी आवाज ये हो गई है। शपथ विधि का कार्यक्रम लेने के पीछे कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई वजह होगी। जी सर। जी बिल्कुल। सर जैसे बिहार के चुनाव के बाद में वीवीपीएटी के मैचिंग को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं मीडिया में रही और हर बूथ पर, मतलब हर असेंबली में 5 बूथों पर रैंडमली ईवीएम मशीन के वोटों के साथ वीवीपीएटी को मैच किया गया और ये खबरें अखबारों में चलाई गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर फॉलो किया गया और कहीं भी कोई वीवीपीएटी और ईवीएम का मिसमैच नहीं हुआ। मगर अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए मगर किसी भी स्टेट से, किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वीवीपीएटी का रैंडमली ईवीएम के साथ में कोई मैच किया गया। हो सकता है कि ये बात जानबूझकर की गई हो सकता है कि एससी एसटी की रिजर्व सीटें हैं, उन सीटों पर ये घोटाला बीजेपी के द्वारा किया गया हो और ये पकड़ में ना आए, इसके लिए ऐसा किया गया हो। मगर सर किसी अभी पार्टी हमारे के, पास इसकी कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है, मगर किसी मगर पार्टी की तरफ से, ऑथेंटिकेट जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा ली जा सकती है कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, जी या सर, वहां पर की जा सकती है। बंगाल के लोगों को पार्टियों की जानकारी ले सकते हैं। मगर सर किसी भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से या पार्टी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी इसके लिए कोई बात नहीं कही गई, ना ही मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये इम्प्लीमेंट करने चुप्पी में। बहुत ज्यादा गंभीर लगती है। इसके बारे में निश्चित रूप से हम लोगों को खोजबीन करना चाहिए और मैं मीडिया के लोगों को भी अनुरोध करता हूं कि वो इसके बारे में खोजबीन करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी कर रहा है, तो एक तरह से कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का। अभी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क हो गया है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। शायद ऐसा लगता है कि ये खबरें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि चुनाव आयोग जो है वो एटोनॉमस स्टेटस जो है उसके तहत काम नहीं कर रहा है जी। और सरकार का डिपार्टमेंट बनकर काम कर रहा है। और आज की ये खबर है, शायद आपको मालूम हो या ना हो, जी। मद्रास हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चुनाव आयोग में विवाद था जी। और जो सुशील चंद्रा है जी। उसके बाद जो दूसरे नंबर का कमिश्नर है, क्योंकि तीसरे नंबर का कमिश्नर तो रिटायर्ड हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी 2 ही लोग हैं, जी। तो तीसरे नंबर का कमिश्नर है नहीं। जी। इसलिए दूसरा कमिश्नर ने, अभी उसकी खबर आई है, विवाद है, दूसरे कमिश्नर ने विवाद खड़ा किया कि कोर्ट में जाने के बारे में, वो इसके बारे में अनानिमस नहीं है, ऐसी खबर है। जी। इसके बारे में मीडिया को भी और जानकारी निकालना चाहिए। जी सर। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना प्रतिष्ठा का विषय उस चुनाव को बना लिया, वहां पर बीजेपी की जो करारी हार हुई है, क्या उसका परिणाम आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में होगा, ऐसा आपको लगता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में तब हो सकता है जब समाजवादी पार्टी केवल गठबंधन नहीं, महागठबंधन बनाने का प्रयास करे जी। और बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में हरवा दिया गया तो सेंट्रल में वो चुनाव हार जाएगी। जी। और उत्तर प्रदेश में भी सरकार में बदलाव हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सरकार में बदलाव हो सकता है, मगर ऐसी कोई पहल अभी मंत्री तक तो नीतीश करने कुमार को ही रहेंगे, जी मगर वो बीजेपी से अलग हट जाएंगे। जी लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से ऐसी संभावना बढ़ गई है। जी जी सर। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने पांचों राज्यों के चुनाव उसके जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उस पर विस्तार से हमें बातें बताई। बहुजन समाज के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से बंगाल का चुनाव जीता गया या असम में चुनाव जीता गया, केरल में किस प्रकार से परिस्थिति है, तमिलनाडु में डीएमके के जीत के क्या मायने हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम यही रुकते हैं। मैं मेश्राम साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एमएनटीवी के लिए समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने का काम किया। इसके अलावा मैं कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करता हूं और हम यहीं पर रुकते हैं। अब देखते रहिए एमएनटीवी। शुक्रिया।